शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। पेगासस स्पाईवेयर आज फिर से न्यूज़ में रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज इस पर सुनवाई करने वाली है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम बेसिक जानकारी देख लेते हैं। न्यूज़ कुछ दिन पहले की देखते हैं कि सरकार के ऊपर आरोप लगे कि सरकार ने विपक्ष के नेता, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, यहाँ तक कि शामिल हैं कोर्ट के न्यायाधीश भी, ठीक है, 50,000 फ़ोन नंबर को टारगेट किया गया था स्पाईवेयर के द्वारा, पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से। ये इसको बनाई थी एनएसओ ग्रुप की एक कंपनी है। एनएसओ ग्रुप कंपनी है जो कि इजराइल की है, सॉफ्टवेयर एक कंपनी है। इस लिस्ट में जो 50,000 की लिस्ट लोगों की लिस्ट जारी हुई थी, उसमें से 300 जो है वेरीफाइड फ़ोन नंबर थे इंडिया के, जिसमें शामिल है कौन कौन? मिनिस्टर, अपोजिशन के लीडर, सिटिंग के जज हो गए, एंड मोर देन 40 जर्नलिस्ट एंड सेवरल एक्टिविस्ट एंड बिजनेस पर्सन। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हो कि यदि सरकार ने इस स्पाईवेयर को खरीदी थी और इसकी जासूसी करवाई थी, तो कहीं ना कहीं सरकार इन लोगों के नंबर का, फ़ोन का मिसयूज़ की होगी, ये आरोप लगाए गए हैं। तो हम समझते हैं कि आखिर इस पेगासस स्पाईवेयर होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि स्पाईवेयर एक प्रकार से मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये हमारे कंप्यूटर डिवाइस में एंटर कर सके, हमारा डेटा को गैदर कर सके एंड फॉरवर्ड इट टू ए थर्ड पार्टी विदाउट योर कंसेंट, और फिर ये हमारे जितनी भी जानकारी है मोबाइल की, उसको थर्ड पार्टी को फॉरवर्ड कर देता है। थर्ड पार्टी मतलब जैसे कि सरकार हो गई, क्योंकि सरकार ने खरीदी है, उसका यूज़ कर रहे हैं। पेगासस को डेवलप किया गया था एनएसओ ग्रुप के द्वारा। इस परहैप्स द मोस्ट पावरफुल स्पाईवेयर एवर क्रिएटेड। तो अब तक का ये सबसे ज़्यादा पावरफुल स्पाईवेयर माना जाता है, ठीक है। इट इज़ डिज़ाइन टू इनफिल्ट्रेट स्मार्टफोन। ये आपके स्मार्टफोन की जो जानकारी है ना, उसको इनफिल्ट्रेट कर लेता है, जो कि चाहे वो एंड्रॉयड वाले हों, चाहे वो एप्पल वाला डिवाइस हो, और टर्न देम इनटू सर्विलांस डिवाइसेस, और उनको क्या सर्विलांस डिवाइसेस में बदल देता है। अब बात आ जाती है कि जो इजराइल की कंपनी थी, इसने आखिर इसको बनाई क्यों? तो उसका एक रीज़न था, वहाँ के जो क्रिमिनल्स हैं, तो उनकी एक्टिविटी को ध्यान में रखने के लिए ही उनको ही पकड़ने के लिए, उनकी एक्टिविटी को एक एक बारीकी को पकड़ने के लिए इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया था, ठीक है। और दूसरी बात एक ये कही जाती इसमें कि ये जो सॉफ्टवेयर है ना, हमेशा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही इसकी बिक्री होती है, प्राइवेट प्लेयर इसको नहीं खरीदते हैं। अब यदि कीमत की आप बात करोगे ना, तो एक सिंगल लाइसेंस विच कैन बी यूज टू इन्फेक्ट सेवरल स्मार्टफोन कैन कॉस्ट अप टू 70 लाख। एक लाइसेंस यदि आपको चाहिए, सिंगल लाइसेंस, तो आपको 70 लाख रुपया देना पड़ेगा, और ये एक ही लाइसेंस कई सारे स्मार्टफोन को प्रभावित कर सकता है। अब यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू ए 2016 की प्राइस लिस्ट की, एनोसो ग्रुप चार्ज इट्स कस्टमर्स $6,50,000, इतना चार्ज उसने की थी, कितने? 10 डिवाइस को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, प्लस एन इंस्टॉलेशन फीस है $5 लाख की। तो महंगा बहुत है ये। हाउ डज इट वर्क? पेगासस एक्सप्लॉइट्स अनडिस्कवर्ड वल्नरेबिलिटीज या फिर बग इन एंड्रॉयड एंड iOS। तो आपके मोबाइल के फ़ोन में जो मौजूद बग है ना, या फिर कहना चाहिए जो कमजोरी कड़ी है उसकी, कहीं ना कहीं वो कमियां ढूंढ ही लेता है। दिस मीन ए फ़ोन कुड बी इन्फेक्टेड इवन इफ इट हैज़ द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच इंस्टॉल्ड। तो यदि आपके मोबाइल में सिक्योरिटी है, उसके बाद भी ये इंस्टॉल किया जा सकता है। प्रीवियस वर्जन जो था
previous version of the spyware from 2016 infected smartphone using a technique called spear phishing। पहले ये स्पीयर फिशिंग वर्ड यूज़ किया जाता था 2000 एक पुराना वर्जन बात कर रही है। टेक्स्ट मैसेज या फिर ईमेल कॉन्टेनिंग मैलिशियस लिंक ये आपके मोबाइल नंबर पर सेंड की जाती थी। ठीक है, ये पुराने की बात हम कर रहे हैं। इट डिपेंडेड ऑन द टारगेट क्लिकिंग द लिंक, ए रिक्वायरमेंट दैट वाज डन अवे विद सब्सिक्वेंट वर्जन। पहले तो लिंक भेजते थे हमारे मोबाइल में, अब नया वाला जो वर्जन है उसमें ये लिंक भेजने वाला काम भी ख़त्म कर दिया गया है। अब नया वर्जन जो आया है वो ऐसा है कि 2019 का वाला वर्जन की हम बात कर रहे हैं। ये हमारे मोबाइल में एक व्हाट्सएप मिस्ड कॉल के माध्यम से एंटर कर लेता है और तुरंत अपने रिकॉर्ड को मिटा भी लेता है, जिससे हमको पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। एक बात हमको ध्यान रखना है कि पेगासस 2016 की हम बात कर रहे हैं, ये पुराने वर्जन था। कैनेडियन साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहाँ के जो रिसर्चर लोग हैं ना, द सिटीजन लैब फर्स्ट इनकाउंटर्ड पेगासस ऑन स्मार्टफोन ऑफ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अहमद मंसूर। सबसे पहले अहमद मंसूर के मोबाइल फ़ोन को इसके माध्यम से हैक किया गया था या फिर इसमें इसको एंटर कराया गया था। अब चलते हैं हम न्यूज़ की तरफ। तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है जिसको लीड करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV Ramanna, is scheduled to pronounce its decision on Wednesday, in pleas to form an independent committee to probe reports that the government used Israeli-based Pegasus spyware to spy citizens। इसमें मांग करी गई थी लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से कि इसकी जांच होना चाहिए, एक स्वतंत्र कमेटी बनना चाहिए ताकि वो जांच कर सके कि वास्तव में जो अपोजिशन के लीडर हैं, बहुत सारे न्यायाधीश हैं और एक्टिविस्ट रिपोर्टर हैं, उनकी फ़ोन की जासूसी हुई है कि नहीं हुई है। तो 23 सितंबर को क्या होता है, कोर्ट ने इंडिकेट किया था इट्स अटेंशन टू फॉर्म ए कमेटी, ताकि एग्जामिनिंग हो सके एलिगेशन का, आरोपों का। CGI ने एट द टाइम सेड कोर्ट वांटेड टू पास ऑर्डर विदाउट डिले, लेकिन had temporarily stalled because some of the members it had shortlisted for the committee were unavailable for personal reason। अब जो कमेटी के लिए जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था वो अभी पर्सनल रीजन से अवेलेबल नहीं है, इसी के चलते चलते कुछ समय के लिए मामला ठंडा पड़ गया था और सुप्रीम कोर्ट ने आगे की डेट दे दी थी। इसके बाद अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं NPR के बारे में, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जिसको हम कहते हैं। तो देखो, हमारे देश में जो रह रहे लोग हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से इंडियंस हैं और कौन कौन से लोग विदेशी हैं। कुछ लोग अवैध रूप से यहाँ पर आ रहे हैं और रह रहे हैं, तो इन सभी की जानकारी हमें NPR के माध्यम से मिल जाती है, जो बताता है कि कौन व्यक्ति इंडियन है और कौन व्यक्ति इंडियन नहीं है। ठीक है, इसी को ही हम कहते हैं NPR। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता और राष्ट्रीय नियम 2003 के प्रावधान के बेस पर स्थानीय, मतलब हम गांव लेवल, तहसील लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिला, राज्य और नेशनल लेवल तक इसको तैयार किया जाता। मतलब एकदम गांव से लेकर के आप बात कर सकते हो कि हम देश के लेवल तक इसमें जानकारी जुटाई जाती है। भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में पंजीयन, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाता। कौन है हमारे यहाँ का नागरिक? NPR के लिए नागरिक की जो परिभाषा है वो ऐसा है कि जो व्यक्ति पिछले 6 महीना या उससे ज़्यादा टाइम तक कोई पार्टिकुलर स्थानीय क्षेत्र में रह रहा है, या एक व्यक्ति जो वहां अगले 6 महीने या उससे ज़्यादा निवास करने का इरादा रखता है, उसे नागरिक माना जाएगा। NPR तैयार करने का मकसद क्या रहता है?
राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का उद्देश्य रहता है देश में रहने वाले प्रत्येक निवासी की पहचान करना है और उस पर कुछ आंकड़े जुटाना है। ये जो डेटा रहेगा इसमें नागरिकों की जनसांख्यिकी की जानकारी दर्ज की जाती है। इसका मकसद रहता है सरकारी योजनाओं की पहुंच असली लाभार्थी तक पहुंचे। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि जनसंख्या की गणना नहीं हो रही है। जनसंख्या की जब गणना नहीं हो रही है और यदि सरकार को ये पता लगाना है कि किसको एकदम जनसंख्या को कैटेगरी वाइज बांटना है, लाभ पहुंचाना है, तो उसके लिए समझ लीजिए एनपीआर बढ़िया रहता है। अब इसमें बात बताई जाती है कि जो एनपीआर का फार्म था ना, उसके कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिन पर विवाद हो रहा था। और वैसे भी ना एनआरसी और सीएए को लेकर के बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हुए हैं, बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ है। इसलिए सरकार को मजबूरी में एनपीआर के कुछ क्वेश्चन को हटाना पड़ा था। क्वेश्चन ऐसे थे कि उसमें कुल मिलाकर के नागरिकता को ही टारगेट किया जा रहा था। उससे पता किया जा रहा था कि आखिर तुम रहने वाले कहाँ के हो, आपके मम्मी पापा कहाँ के रहने वाले हैं। और फिर से यही बात भी अभी आ गई है क्योंकि ये एनपीआर को अपडेटेड कर दिया गया है, उसका जो फार्म था। द लेटेस्ट फार्म ऑफ द एनपीआर appears to have written contentious question such as mother tongue, place of birth of father and mother, and last place of resident। कुछ क्वेश्चन अभी भी ऐसे रखे गए हैं जैसे कि आपकी मातृभाषा बताना है, आपके माता पिता का जन्म बताना है, और लास्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंस, इसके पहले आप कहाँ रहते थे ये भी बताना है। अकॉर्डिंग टू ए डॉक्यूमेंट कंपाइल्ड बाय ए कमिटी अंडर द रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया एंड शेयर्ड विद द डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर, द न्यू क्वेश्चंस वर पार्ट ऑफ ट्रायल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग 30 लाख रेस्पोंडेंट इन सितंबर 2019। ये जो एक्सरसाइज है हैज़ बीन अपोज्ड बाय सम स्टेट एंड सिटीजन ग्रुप्स एज द एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड कॉम्प्लीशन ऑफ द एनआरसी। तो एक प्रकार से एनआरसी की तरफ एक अगला स्टेप है, इसीलिए स्टेट पब्लिक इसका विरोध कर रही थी। और हम समझ लेते हैं एनआरसी के बारे में। एनआरसी वो रजिस्टर होता है जिसमें सभी भारतीय लोगों का विवरण होता है। इसे 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। रजिस्टर में क्या होता है, उस जनगणना के दौरान गणना किए गए सभी लोगों की डिटेल रहती है। इसमें केवल उन भारतीयों के नाम को शामिल किया जा रहा है जो 25 मार्च 1971 से पहले से असम में रह रहे हैं। 25 मार्च 1971 की डेडलाइन है, इसके पहले से जो असम में रह रहे हैं वो लोग इसमें शामिल किए जाएंगे। और उसके बाद राज्य में पहुंचने वालों को भी बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। सबसे मेन मुद्दे की बात ये है इसमें, ठीक है। 25 मार्च 1971 की डेट रखी गई है। इसके पहले से जो असम में रह रहे हैं वो तो सही हैं, और बाद में जो आए हैं तो माना जाएगा कि आप बांग्लादेशी हो। एनआरसी उन्हीं राज्यों में लागू होगी जहां से अन्य देश के नागरिक भारत में एंटर करते हैं, अवैध रूप से कब्जा कर लेते हैं और बस जाते हैं। एनआरसी की रिपोर्ट ही बताती है कि कौन भारतीय है और कौन नहीं है। आवश्यकता को यदि हम देखें तो 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है, तो कुछ लोग असम से पूर्वी पाकिस्तान में चले गए थे, ठीक है, मतलब बांग्लादेश की हम बात करें, लेकिन उनकी ज़मीन असम में थी और लोगों का दोनों ओर से आना जाना बंटवारे के बाद भी जारी रहा। इसी के चलते चलते 1951 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को तैयार करना पड़ा। 1971 में क्या होता है, बांग्लादेश बन जाता है। इसके बाद भी असम में बहुत सारे शरणार्थियों का आना जाना होते रहा, जिसके चलते राज्य की आबादी बढ़ने लगी। और असम तो चाहता ही है कि हमारे यहाँ आबादी ना बढ़े, हमारे रोजगार के अवसर कम ना हो। इसके बाद ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने अवैध तरीके से असम में रहने वाले लोगों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के लिए आंदोलन चालू करा। 6 साल तक चला था ये आंदोलन और 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है।
15 अगस्त 1985 को आसू और दूसरे संगठन और भारत सरकार के बीच समझौता हुआ था, जिसी को हम कहते हैं असम समझौता। इस समझौते के अनुसार 25 मार्च 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वाले हिंदू मुसलमानों की पहचान होना है और उन्हें राज्य से बाहर करना है। इसके अलावा ये जो नया वाला फार्म अभी दिया जा रहा है ना, इसमें बताया जाता है कि द फार्म विल कलेक्ट डिटेल ऑन 14 पैरामीटर ऑफ ऑल फैमिली मेंबर। द सब हेड इंक्लूड्स पासपोर्ट नंबर, रिलेशनशिप टू हेड ऑफ द फैमिली, वेदर डिवोर्स्ड या फिर विडोड या फिर सेपरेटेड, मदर टंग बताना है, इफ़ नॉन वर्कर, कल्टीवेटर, लेबरर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डेली वेज अर्नर, among other. The form also has column on Aadhaar, mobile phone, voter ID and driver's license number, which are to be provided if available with the respondent. इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड। ये इंडिया के ओल्डेस्ट रिजर्व एरिया में शामिल है। इसकी लोकेशन आप देखोगे तो ये पड़ता है गोलघाट एंड नागांव इन द कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ये पड़ता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। द पार्क इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ असम स्टेट गवर्नमेंट। हिस्ट्री की यदि हम बात करें, मैरी कर्जन took the initiative to declare the area protected with her husband Lord Curzon after she failed to spot a single rhinoceros in the area। जब ये लोग विजिट करने गए तो जब उनको ये जो राइनोकोर्स है ना नहीं देखने को मिला, तो इन्होंने क्या कर दिया, इस एरिया को संरक्षित कर दिया कि अब हमें यहाँ बढ़ावा देने की ज़रूरत है, तभी इनकी जनसंख्या बढ़ सकती है। 1905 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज काजीरंगा प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में। 1950 में इसका रीनेम किया गया था काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में। 1974 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द एरिया एज ए नेशनल पार्क। बाय दिस टाइम द एरिया ऑफ पार्क हैड इंक्रीज्ड अबाउट 430 से, पहले था 232, उसको 430 एरिया में वृद्धि कर दी गई थी, मतलब इसका एरिया बढ़ाया गया था जब इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। 1985 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। इट वाज होम टू दो तिहाई जो राइनो है ना यहीं पर पाए जाते हैं। 2006 में द इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इट एज ए टाइगर रिजर्व आफ्टर द टाइगर पॉपुलेशन ड्रॉप। जब यहाँ पर टाइगर की संख्या में गिरावट आने लगी तो सरकार ने इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। नाउ इट हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर इन द वर्ल्ड। राइनोज की यदि लगभग संख्या आप देखोगे 2413 यहाँ पर है। मार्च 2020 में काजीरंगा नेशनल पार्क वाज सिलेक्टेड एज वन एमंग 17 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट ऑफ द कंट्री बाय नेशनल, हमारे यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा। द नेशनल हाईवे 37 पासिस थ्रू द पार्किंग एरिया। ये हमको ध्यान रखना है कि इस एरिया से नेशनल हाईवे 37 गुजरता है। द काजीरंगा नेशनल पार्क है 250 प्लस सीजनल वाटर बॉडी हैं बिसाइड द दिफ्लू रिवर रनिंग थ्रू इट। यहाँ से जो एक रिवर है ना वो गुजरती है, कौन सी है, दिफ्लू रिवर। यहाँ जो एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं ना उनके बारे में यहाँ पर कुछ फैक्ट बताया जाता है कि IUCN की रेड लिस्ट में इनको शामिल किया गया है। विथ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ राइनोज, इंडियाज काजीरंगा नेशनल पार्क रिमेन्स ए क्रिटिकल रिजर्व फॉर दिस स्पीसीज। The greater one-horned rhino is identified by a single black horn about 8 से 25 इंच लंबी रहती है and grey brown hide with skin fold, which gives it an armor-plated appearance. अब यदि हम न्यूज़ की तरफ आए तो न्यूज़ तो वैसे कोई ख़ास नहीं थी। इसमें बताया जाता है कि एक हाथी की क्या है खंबा गिर गया था, तो खंबा गिरने से और उसकी जो बिजली की तार थी उसमें से बिजली प्रवाहित हो रही थी और उसी की चपेट में आ गया हाथी। इसके साथ साथ में हिरन भी था और भी कुछ एनिमल थे,
उसकी चपेट में आ गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। स्वैम्प डियर के बारे में यहाँ पर बताया गया। और 2 बोर्स, ये लोग उससे प्रभावित हुए, मतलब ये लोग उससे इफेक्टेड हुए थे। अब इसके बाद बारी आई कि इस लाइन को यहाँ से हटाया जाए, ठेका दिया गया ठेकेदार को। अब ठेकेदार ने 2019 में काम किया था, अभी तक वो उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाया। अब तो असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एश्योर किया द आस ऑफ शिफ्टिंग दिस पावर लाइन। स्टार्ट 2019 में हुआ और 2020 में इसको स्टॉप कर दिया गया क्योंकि ठेकेदार ने मात्र 30% ही काम कर पाया था। इसके बाद हम चलते हैं विदेश वाले पेज में, फॉरेन वाले हिस्से में, और देख लेते हैं इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिलेशनशिप को लेकर के। पार्टिकुलर हम बात कर रहे हैं चाइना और तालिबान के रिलेशन को लेकर। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने मीटिंग की तालिबान के साथ में दोहा में, और ऑफ़र किया सपोर्ट का कि हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तालिबान से ए फ्रेंडली पॉलिसी टुवार्ड चाइना इज़ ए फर्म चॉइस बाय देयर रिजीम। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांगी हैज़ प्लेज्ड सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू द तालिबान इन मीटिंग इन दोहा। दोहा में जो मीटिंग हुई थी उसमें चाइना की तरफ से कहा गया है कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। तो मेन जो मुद्दा है वो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का। इसके अलावा एंड वर्क विद इंटरनल कम्युनिटी के साथ में टू हेल्प अफगानिस्तान एलिवेट टेम्पररी डिफ़िकल्टीज एंड रिलाइज इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन। दूसरा मुद्दा है जो इकोनॉमिक कंडीशन एकदम डाउन हो गई है उसको अप करने का काम। और ह्यूमैनिटेरियन एड, मतलब वहाँ जो भूखमरी से लोग मर रहे हैं उनके लिए भी चाइना सहायता करेगा। एज वेल एज इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट के में भी चाइना हेल्प करने वाला है। अर्जेंटली क्या है, चाइना ने क्या अनाउंस किया है, चाइना वुड अर्जेंटली प्रोवाइड 200 मिलियन युआन, मतलब 30.96 मिलियन डॉलर की सहायता का क्या है, वर्थ ऑफ ग्रेन्स, इतनी कीमत का वो ग्रेन्स प्रोवाइड करेगा। विंटर सप्लाईज, वैक्सीन्स एंड मेडिसिन्स टू अफगानिस्तान, ये इतनी सारी हेल्प चाइना करने वाला है। एज वेल एज 3 मिलियन वैक्सीन भी प्रोवाइड करेगा। इन देयर सेकेंड मीटिंग मिस्टर वांगी रिपीटेड टू द तालिबान लीडर चाइना's expectation that the Taliban will make a clean break with East Turkestan Islamic movement and other terrorist organization and take effective measure to resolute crackdown on them। तो आतंकवाद को आपको बढ़ावा नहीं देना है, चाइना का ऐसा कहना। और इसके साथ साथ में आपको जो ETIM है ना, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, इसके साथ आपको क्लीन ब्रेक लेना है एंड अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, एंड टेक इफेक्टिव मेजर टू रिजोल्यूट क्रैक डाउन देम, क्योंकि चाइना को खुद इससे खतरा है ना। चाइना हैज़ ब्लेम्ड फॉर सेवरल अटैक्स इन इट्स वेस्टर्न जिनजियांग रीजन, ETM के बाद नॉट ओनली पोजेज ए रियल थ्रेट टू चाइनाज नेशनल सिक्योरिटी एंड territorial integrity but also jeopardize the domestic stability and long-term stability in अफगानिस्तान। इसके अलावा फिर बात आ जाती है चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की। तो जो तालिबान है ना, वो ऑलरेडी उसने एक्सप्रेस किया है इंटरेस्ट इन चाइनाज इन्वेस्टमेंट और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और इसमें शामिल है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये तो इन सब में तालिबान विशेष रुचि रखता है। अब बात ऐसी हो जाती है ना कि अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका का दबदबा था, या फिर कहना चाहिए पूरे वर्ल्ड में दबदबा था कि हम अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अमेरिका की वो जो इमेज है धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, और चाइना जैसे जो देश हैं अपना प्रभुत्व पूरे विश्व में जमाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि विश्व में हम जो है ऐसी छोटी मोटी समस्या को ऐसे ही टैकल कर सकते हैं। इसलिए ये लोग थोड़ा आगे आ रहे हैं और इस प्रकार की सहायता कर रहे हैं।